ठीक है। तो अगर स्टूडेंट मैं आपसे फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को समझाने की बात करूं तो सबसे पहले आप समझो किसके बारे में, सबसे पहले आप समझो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में। ठीक है, सबसे पहले आप किसके बारे में समझेंगे, सबसे पहले आप समझेंगे स्टूडेंट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के बारे में। अब बात करते हैं कि ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था ये क्या था और ये कब से कब तक चला था। तो देखो स्टूडेंट, जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था हमारा वो चला था अप्रोक्सीमेटली 1870 से लेके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, विच वॉज 1914। तो ये जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम के अंदर, इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते थे, किसी भी कंट्री की करेंसी को गोल्ड के टर्म्स में सेट करते थे। अब समझना इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये था कि जैसे आपको मैंने मनी चैप्टर में पढ़ाया कि भाई बिल्कुल अर्लियर टाइम्स में अगर हम जाएं तो उन अर्लियर टाइम्स के अंदर, उस अर्लियर टाइम्स में अगर हम जाते तो मेटालिक मनी थी, कमोडिटी के बाद सीधा क्या आ गया, मेटल्स आ गया। और मेटल में सबसे प्रीशियस किसको माना गया, मेटल्स में सबसे ज्यादा प्रीशियस माना गया था आपके गोल्ड को। तो उसमें क्या था, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हर कंट्री जो थी अपनी करेंसी की जो वैल्यू है वो गोल्ड के टर्म्स में फिक्स करती थी। ठीक है, कि अगर आप हमारी कंट्री की जो करेंसी लोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो इतने गोल्ड के टर्म्स में होगी। जैसे एग्जांपल देता हूं कि मान लो यूएसए ने सेट किया कि मेरा यूएस डॉलर, मेरा एक यूएस डॉलर जो है वो इक्विवेलेंट होगा से 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के, जिसमें यूएसए ने आपसे प्रॉमिस किया तुम जितना गोल्ड ला सकते हो गोल्ड ले आओ, उसके इक्विवेलेंट जितना यूएस डॉलर होगा आई विल पे यू। सिमिलरली इसी हिसाब से क्या हुआ, जो ब्रिटिश पाउंड था, ठीक है, जो जीबीपी था, ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, ठीक है, उसने क्या कहा कि भाई एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड जो होगा वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के। ठीक है, वो किसके बराबर होगा, वो होगा 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के। तो इसकी वजह से क्या हुआ स्टूडेंट, इसकी वजह से हमें इन दोनों कंट्रीज का, इन दोनों करेंसीज का क्या मिल गया, इन दोनों करेंसीज का एक्सचेंज रेट मिल गया। कैसे मिल गया, आपको बहुत सिंपल है कि एक यूएस डॉलर 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है और एक ग्रेट ब्रिटेन पाउंड 4 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर है। तो इससे में क्या पता चल गया, इससे में ये पता चल गया कि इफ आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, ठीक है, और अगर आप क्या करते हो, अगर आप एक जीबीपी देते हो, ठीक है, सो एक जीबीपी किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी इक्विवेलेंट टू 2 यूएस डॉलर्स, राइट स्टूडेंट्स, क्योंकि एक यूएस डॉलर कितने ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम के, तो 2 कितने के बराबर होगा, 4 ग्राम के, जो कि किसके बराबर है, एक जीबीपी के बराबर हो गया। तो स्टूडेंट ये था आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। अब आपको ये तो दिख रहा है कि गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं, हम गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर जो अपनी करेंसीज हैं उनको क्या कर रहे हैं, गोल्ड के टर्म में क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो जब स्टूडेंट्स आप क्या करते हो, अपनी करेंसी को टाई करते हो, ठीक है, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी इज टाइड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड और अदर प्रीशियस मेटल, व्हेन द वैल्यू ऑफ वन करेंसी is tied in terms of gold or other precious metal, the value is known as पैरिटी वैल्यू। क्या कहते हैं स्टूडेंट उसको, हम इसे हम कहते हैं पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी। क्या कहा जाता है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, जब एक करेंसी को गोल्ड या किसी अदर प्रीशियस मेटल के टर्म्स में सेट किया जाएगा तो उसे क्या कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा आपका पैरिटी वैल्यू ऑफ द करेंसी। इसका मतलब है कि जब हम क्या कर रहे हैं, एक यूएस डॉलर को 2 ग्राम ऑफ गोल्ड के बराबर रख रहे हैं, इक्विवेलेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दिस 2 ग्राम ऑफ गोल्ड which is equal to 1 US dollar, so this 2 ग्राम of gold is nothing but the parity value of US dollar। इस 2 ग्राम ऑफ गोल्ड को हम क्या कहेंगे, इस 2 ग्राम ऑफ गोल्ड को स्टूडेंट हम कहेंगे पैरिटी वैल्यू ऑफ डॉलर, कि ये क्या है, ये डॉलर की
पैरिटी वैल्यू है, ठीक है। तो ये जो सिस्टम था हमारा, ये सिस्टम क्या कहलाया, यही सिस्टम आपके पास कहलाया था आपका गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम जो है वो एंड हो गया, अब स्टूडेंट्स बात ये आती है कि सर जो गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था वो एंड क्यों हुआ। यहां पे स्टूडेंट दिक्कत ये आने लग गई कि कंट्रीज को बहुत ज्यादा गोल्ड के रिजर्व्स बनाने पड़ते थे, ठीक है। जैसे जैसे सिविलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन वर्ल्ड की बढ़ती जा रही थी, पूरे वर्ल्ड के अंदर गोल्ड की जो शॉर्टेज थी वो भी बढ़ती जा रही थी। तो अब आप कैसे करते, आप कितना गोल्ड ले आते। आज आप सोचो वर्ल्ड की पॉपुलेशन स्टूडेंट 7.8 बिलियन है, मीन 780 करोड़ लोग हैं वर्ल्ड में। 780 करोड़ में से मैं ये मानता हूं रोजाना ना करके भी कम से कम 500 करोड़ लोग तो ट्रेड करते ही होंगे, ठीक है। 500 नहीं करते होंगे, 250 करते होंगे, 300 तो करते होंगे। तो 300 करोड़ लोग रोजाना ट्रेड करते हैं, सुबह से लेकर रात तक में रोजाना ट्रेड करते हैं, और पता नहीं कितने मिलियंस और बिलियंस का ट्रेड करते हैं। इतना गोल्ड कहां से आता, ठीक है। इसलिए जब आपका वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ 1914 के अंदर, जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ, तो इस सिस्टम को भी क्या कर दिया गया, इस सिस्टम का ब्रेक डाउन कर दिया गया, क्योंकि ये सिस्टम अब ज्यादा फीजिबल नहीं रहा था। क्योंकि इस सिस्टम के अंदर दिक्कत ये थी कि इतना ज्यादा ह्यूज गोल्ड का रिजर्व बनाना पड़ रहा था, जो कंट्रीज के बस में, एक तरीके से मैं कहूंगा जो कंट्रीज के बस में नहीं था कि वो इस सिस्टम के अंदर इतना गोल्ड क्या कर सके, मेंटेन कर सके। तो ये जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो इस सिस्टम के अंदर फेस की गई थी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये पहला सिस्टम आया। अब जब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम क्या किया गया स्टूडेंट, खत्म कर दिया गया, तो हुआ क्या, अब उसकी वजह से हुआ ये कि अब एक नया सिस्टम आया, ठीक है। नया सिस्टम आया, वो सिस्टम क्या था, मैं आपसे बात कर रहा हूं ये फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम की बात कर रहा हूं कि इसने अपने आप को कैसे कैसे फॉर्म्स में बदला। फिर फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम के अंदर ही 1914 में क्या हुआ, 1914 में एक नया सिस्टम आया, जिस सिस्टम को नाम दिया गया द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, द ब्रेटन वुड्स सिस्टम, ठीक है। ये जो ब्रेटन वुड्स सिस्टम है स्टूडेंट्स, ये कब स्टैब्लिश किया गया, ये स्टैब्लिश किया गया आफ्टर द इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ व्हाट, आफ्टर द इमीडिएट ब्रेकडाउन ऑफ वर्ल्ड वॉर। क्योंकि स्टूडेंट देखो था क्या कि अगर मैं आपसे बात करूं तो अगर आप समझने की कोशिश करो, 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 हुई, 1918 के अंदर वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हो गई। उसके जस्ट 10 साल बाद 1929 के अंदर क्या हुआ, 1929 के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस आए थे। मैंने आपको एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर किया था कि 1929 में ग्रेट डिप्रेशन आया। इस ग्रेट डिप्रेशन से दुनिया बाहर आ ही थी कि उसने में क्या हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस थे बहुत सारे रहे, तो इस वजह से इन सीक्वेंस से जैसे ही बाहर आया गया, तो उस टाइम पे सबसे पहले करेंसी को स्टैब्लिश करने का एक सिस्टम निकाला गया। उस सिस्टम का नाम दिया गया द ब्रेटन वुड्स सिस्टम। अब स्टूडेंट ये ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या था, देखो सबसे पहले ब्रेटन वुड्स का नाम समझो। जो ब्रेटन वुड्स है स्टूडेंट, ये क्या है, ये एक जगह है यूएसए के अंदर, एक जगह है ब्रेटन वुड्स, कहां पे, यूएसए के अंदर। इसके अंदर क्या किया गया, इसमें यूएसए में क्या किया गया, इसमें यूएसए में एक तरीके का कॉन्फ्रेंस डिसाइड किया गया। उस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या किया गया, उस कॉन्फ्रेंस के अंदर सारी की सारी करेंसी, वर्ल्ड की जितनी भी करेंसीज थी, उनको क्या किया गया, उनको यूएसए डॉलर के टर्म्स में, यूएस डॉलर के टर्म्स में सेट किया गया। ब्रेटन वुड्स सिस्टम में क्या किया गया, ऑल द करेंसीज वर pegged in terms of यूएस डॉलर। यहां पे सारी करेंसीज को यूएस डॉलर के टर्म्स में पैक किया गया। और स्टूडेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आपके लिए यहां पे समझने के लिए ये है कि जो ये जो ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस हुई थी, जो कि 1944 में हुई थी, दिस कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन 1944। और इसी कॉन्फ्रेंस का जो एक इमीडिएट रिजल्ट है स्टूडेंट्स, वो एक इमीडिएट रिजल्ट क्या है, वो है सेटअप ऑफ IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक और IMF का सेटअप हुआ गया, वो इसी कॉन्फ्रेंस के अंदर
किया गया था स्टूडेंट, जिसमें यह डिसाइड किया था कि अब से जो यूएस डॉलर है वो यूएस डॉलर क्या माना जाएगा, वो यूएस डॉलर ही वर्ल्ड के अंदर एक ऐसी करेंसी मानी जाएगी जिसमें सारी की सारी जो करेंसीज है, ठीक है, उनको क्या करना पड़ेगा, अपनी जो वैल्यू है उसमें सेट करनी पड़ेगी। अब यहां से स्टूडेंट हमारे पास एक वैल्यू और आ गई, कौन सी वैल्यू, जब व्हेन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इज टाइड in terms of any foreign currency, कोई सी भी फॉरेन करेंसी, कोई एक पर्टिकुलर नहीं, कोई सी भी, इन टर्म्स ऑफ एनी फॉरेन करेंसी, and this is known as pegged। इस सिस्टम को क्या कहा गया, इस सिस्टम को पेगिंग सिस्टम कहा गया। जब आप क्या कर रहे हो, अपनी करेंसी को दूसरी करेंसी की टर्म्स में सेट कर रहे हो तो उसे क्या कहा गया, पेगिंग कहा गया। और इस पूरे सिस्टम को स्टूडेंट एडजस्टेबल पेग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये पूरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम आपको मैंने पढ़ाया, ब्रेटन वुड्स वाला सिस्टम, इस सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है, इस सिस्टम को इस सिस्टम को एडजस्टेबल पेग सिस्टम भी कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ना जो अथॉरिटीज थी, जो टॉप मोस्ट अथॉरिटीज थी, वो आपको करेंसी का रेट डिटरमिन करने देती थी, लेकिन एक एडजस्टमेंट भी देती थी कि देखो ऐसा है कि भाई आपसे ये कहा गया कि $1 जो है, से फॉर एग्जांपल $1 जो है वो कितने रुपए के बराबर है, वो 70 रुपीज के बराबर है। तो एडजस्टेबल पेग में क्या था कि ये 69 तक भी जा सकता है जी, और ये 71 तक भी जा सकता है, इन बिटवीन ये जितना फ्लोट कर सकता है करने दो। इसीलिए इसमें छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स अलाउड किए गए थे, इसके अंदर बहुत छोटे छोटे एडजस्टमेंट अलाउ किए गए थे। वो जो एडजस्टमेंट इसमें अलाउ किए गए उसी की वजह से इसे क्या बोला गया, एडजस्टेबल पेग सिस्टम। क्योंकि यहाँ पे अलाउड था छोटे छोटे पेग, समझते हो ना, वही पेग जो आप सोच रहे हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे होते हैं। तो यहाँ पे भी वही कहा गया कि यहाँ पे बहुत स्मॉल जो थोड़े बहुत चेंजेस ऊपर नीचे ऊंच नीच होगी उन चीजों को अलाउ कर दिया जाएगा। तो ये जो बेसिकली था क्या स्टूडेंट, ये था आपका पूरा फिक्स एक्सचेंज रेट रिजीम। देखो स्टूडेंट मैंने आपको बहुत शॉर्ट में बताया, एज योर सिलेबस डिमांड्स फॉर इट, ठीक है, आपका जो सिलेबस है वो इतना ही है, बट ये सिस्टम बहुत ब्रॉड थे, बहुत मल्टीपल पार्ट्स में इनको ब्रेक डाउन किया गया। बट जो मेजर कोर थीम है वो मैंने आपको समझा दिया कि पहले गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम था, वो खत्म हुआ, वर्ल्ड वॉर खत्म होते ही 1929 क्राइसिस, फिर वर्ल्ड वॉर 2, उन सबके सारे क्राइसिस के खत्म होने के बाद ब्रेटन वुड्स के अंदर एक कॉन्फ्रेंस रखी गई जिसमें IMF और वर्ल्ड बैंक को सेटअप किया गया, जहां पे मतलब वर्ल्ड बैंक तो ऑलरेडी था बट रिकंस्ट्रक्शन कर दिया गया वर्ल्ड बैंक के नाम से, ठीक है। तो उसके बाद क्या किया गया, उसमें डिसाइड किया गया कि पूरे वर्ल्ड के अंदर क्या होगा, जो यूएस डॉलर होगा वो क्या मानी जाएगी, वो एक ऐसी जनरली एक्सेप्टेबल करेंसी मानी जाएगी जिसको पूरा वर्ल्ड क्या करेगा, हर अपने ट्रांजैक्शन के लिए क्या कर सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है, ठीक है। और उसी स्टैंडर्ड सिस्टम के अंदर, उसी सिस्टम के अंदर आपका जो यूएस डॉलर है उसे एक तरीके से मैं कहना चाहूंगा कि पूरी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिल गई कि जहां भी गए यूएस डॉलर सब लोग इजीली एक्सेप्ट करेंगे किसी भी ट्रांजैक्शन को करने के लिए। तो ये स्टूडेंट क्या था, ये हमारे पास था आपका ब्रेटन वुड्स सिस्टम, या फिर आप कहोगे पूरा का पूरा फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम।